नमस्कार। हरियाणा के चुनाव अपने अहम दौर पर पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है और अब तमाम नेता अपनी जबान को भी आराम दे रहे होंगे। जनता ने इस बीच में मन बना लिया होगा किसे जिताना है, किसे हरवाना है। लेकिन कुछ एक तथ्य हैं जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सामने रखे हैं। उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में 18 साल से लेकर 30 साल के एज ब्रैकेट में जो लोग हैं उसमें बेरोजगारी की दर देश में टॉप 5 है। 38%, 38%, 12% बेरोजगारी दर हरियाणा में है। और इसके साथ साथ हरियाणा की 80% जनता किसी न तरीके से अपने आप को कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ पाती है। यानी हरियाणा में जो एक चकाचौंध है एक मेट्रोपोलिस का, गुरुग्राम का, जब उस मेट्रोपोलिस से बाहर निकलते हैं, पलवल पहुंचते हैं, फरीदाबाद पहुंचते हैं, रोहतक पहुंचते हैं, तो हरियाणा की सच्चाई किसी से छिपती नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में आज एक बहुत जबरदस्त एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है और उसके साथ साथ तमाम इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा कोई बहुत गरीब प्रदेश है, ना जी ना। हरियाणा ने इसी साल अपना बजट पेश किया था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.8 लाख करोड़। यह रकम अगर आप कई पिछड़े राज्य जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इवन पश्चिम बंगाल ले लीजिए, इसकी बात करें तो इससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है और दिल्ली कैपिटल से अगर आपको गुरुग्राम पहुंचना है तो मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं। 14 जिले हैं हरियाणा के जो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में आते हैं, जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, जिंद, करनाल। अगर आप एसएमईज की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो हरियाणा में ऐसे कई इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जो कि 70 और 80 के दशक में बनाए गए और 90 के दशक में बड़े पैमाने पर जहां पर फैक्ट्रियां लगी, लाखों लोगों को रोजगार मिला साहब। तो ऐसे में तो हरियाणा के पास एक बहुत ही बदली हुई तस्वीर होनी चाहिए था, और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में हरित क्रांति का जबरदस्त फायदा पहुंचा था। 80 के दशक में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हरियाणा लहलहा रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप बीते 15 साल के हरियाणा को देखें तो स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई देती है। लेबर स्ट्राइक जो कि मारुति सुजुकी के प्लांट के सामने हुआ था, लंबा खिंचा था, बड़ी मारपीट हुई थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद जो नेगोशिएशंस चले थे लेबर यूनियन और उसके साथ साथ मारुति एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, उसकी वजह से एक अविश्वास सा पूरे उद्योग जगत में हरियाणा को लेकर खड़ा हो गया। वो समय है और आज का समय है साहब, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हरियाणा में नहीं हुआ है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगी नहीं है। आज भी एक ही मारुति सुजुकी का बड़ा प्लांट है, इसके अलावा कोई और बड़ा प्लांट नहीं है। सुजुकी ने खुद अपने तमाम प्लांट्स देश के दूसरे राज्यों में पहुंचा दिए। उसके बाद जो तमाम इंडस्ट्रियल पार्क हरियाणा में थे, जो आज भी हैं, आज जाइए तो भूतिया दिखाई देते हैं साहब। साथ ही हरित क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत थी, और पानी की जरूरत इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने पर चावल उगाना शुरू किया, और धान की खेती के लिए पानी की लागत बहुत होती है। हरियाणा में इतना पानी है नहीं, तो ट्यूबवेल कल्चर हो गया, जिसकी वजह से अब हरियाणा की जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं रही, बहुत ही सख्त हो गई है। और कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे कि जमीन फट जाएगी और लोग अंदर दरार में घुस जाएंगे। तो हरियाणा की स्थिति खराब हो गई। यहां तक कि जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, सरकार ने उसको वापस भी ले लिया। इसके बावजूद गांव के जो तमाम बड़े बुजुर्ग, जो किसान, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब लोगों ने यही माना कि हरियाणा में तरक्की नहीं हो रही है। बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। हरियाणा के अगर आप छोटे कस्बों में चले जाएं तो तमाम जो बुजुर्ग हैं, ताऊ, जो सफेद पकड़ बांध कर बैठे होते हैं कई बार शाम में,
बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे एक चौराहे पर। वो आपसे बताएंगे कि आज हरियाणा में क्या बदती स्थिति है, बहुत ही खराब हालत है। उड़ता पंजाब एक फिल्म नहीं है साहब जो कि हरियाणवी देखते हैं। आज चिट्टा, चिट्टा समझते ना? जी हाँ, वही जिसको हल्का सा आप पी लीजिए या अपने वेन्स में इंजेक्ट कर लीजिए और सपनों की दुनिया में चले जाते हैं आप। चिट्टा कल्चर हरियाणा में आज इतने बड़े पैमाने पर है कि पंजाब शर्मा जाए। जी हाँ, बहुत बुरी स्थिति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 5 अक्टूबर को मतदान के बाद 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो एक नई सरकार होनी चाहिए जिसके पास एक कम से कम उम्मीद की किरण होनी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि हरियाणा की तरक्की को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या कोई भी राजनीतिक दल हरियाणा में एक रोड मैप प्रस्तुत करने की स्थिति में है साहब? चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं और इसी से आप समझ जाएंगे कि हमारे देश की राजनीति किस दिशा और दशा में है। 21% दलित आबादी है हरियाणा में। कांग्रेस ने वायदा किया 7 वायदे जिसको कि वो महीनों के अंदर सत्ता में आते ही पूरा करेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कास्ट सर्वे लेकर आएंगे और कास्ट सर्वे के जरिए जो दलितों की समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई कास्ट सर्वे से क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? जो जानकारी, जो डेटा इकट्ठा होगी उस डेटा के आधार पर आप क्या नीतियां बनाएंगे? अभी तक आपको क्या पता चला है? 21% दलित आबादी है साहब, इसके लिए कोई प्लान है या नहीं है? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कहीं कुछ नहीं कहा गया है। कास्ट सर्वे रामबाण इलाज है साहब। फिर क्या है? मुफ्त 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 300 यूनिट बिजली मुफ्त। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। हर महिला को जो कि 18 साल से 60 साल की उम्र की है 2000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक कानूनी दर्जा इख्तियार कर लोगों के लिए गारंटी के तौर पर रख दिया जाएगा। जितने सीनियर सिटीजन हैं, विधवाएं हैं या ऐसे लोग जो कि खुद अपना देखभाल नहीं कर सकते, उनको प्रति माह 6000 रुपए देने का वायदा किया गया। अगर आप इस सब को जोड़ लीजिए तो कांग्रेस के हिसाब से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस पर खर्च होंगे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में। 1,80,000 करोड़ का बजट है, फिर भी हालात बद से बदतर है हरियाणा में। ये 40,000 करोड़ कहां से आएंगे इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आपने सोचा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये सब वायदे कर रही है, विपक्ष में है, सत्ता में आना चाहती है। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं साहब, कहीं पीछे नहीं है। 10 साल की सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी का वायदा क्या है? सबसे पहला और बड़ा वायदा यह है कि 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और जितने अग्निवीर हैं उन सभी अग्निवीर को नौकरियां मिलेंगी। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन जरा हरियाणा सरकार के तमाम लोग बताएं, मुख्यमंत्री बताएं, खट्टर साहब बताएं, आजकल तो सांसद हैं, भैया 10 साल से जब इतनी वैकेंसी पड़ी थी आपके पास तो काहे नहीं भर्ती कर रहे थे? क्यों 38% हरियाणवी नौजवान जो कि 18 से 30 साल के उम्र के बीच में आता है बेरोजगार है? बेरोजगारी की दर 12% क्यों है हरियाणा में? अगर आपने अपना काम किया होता तो ये 2 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा करने की आवश्यकता थी आपको 10 साल की सत्ता के बाद। इतने पे नहीं रुके। कांग्रेस ने 2000 रुपए कहा था तो बीजेपी 2100 रुपए देगी सभी महिलाओं को जो कि 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच में आती है। 24 जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर एमएसपी गारंटेड रहेगी, कानूनी दर्जा नहीं है लेकिन एमएसपी बाहर रहेगी। और गैस का सिलेंडर भाई साहब सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा, बाकी का खर्च सरकार उठाएगी। 5 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी और जब तक नौकरियां नहीं मिलती तब तक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब कितना पैसा दिया जाएगा इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बात है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख घर बनवाकर लोगों को दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस ने 40,000 करोड़ अतिरिक्त खर्चे की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी तो उससे कहीं ज्यादा जा रही है। अब सवाल यह है जो कि इन दोनों राजनीतिक दलों से कोई भी पूछ ले, भाई पैसा कहां है, कहां से लाएंगे? रेवेन्यू जनरेशन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? वो चिट्टे इकोनॉमी, ड्रग्स,
उड़ता पंजाब जो उड़ता हरियाणा बन गया है, इसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा? वायदों की फेहरिस्त है साहब, इतनी लंबी कि क्या कहा जाए। अगर आप जेजेपी और एएसपी के बीच का जो अलायंस है, या फिर आप बीएसपी और आईएनएलडी का जो अलायंस है, या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, इसके बारे में बात कर लें तो ऐसा लगता है कि वायदों की झड़ी लगी हुई है साहब, लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप है। बस वोट दे दीजिए, बाकी तो हम आपको मुंह में ठूस देंगे पैसा। कुल मिलाकर क्या है कि जब नहीं चल रही है धर्म आधारित राजनीति, या उसके आधार पर वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है हरियाणा में, तो आज इंसेंटिव दे दो जी, हर किसी को मुफ्त दे दो, मुफ्त 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 सेल लगी हुई है पूरे हरियाणा में। अगर आप पिछले 2 से 3 हफ्तों की बात देखें या 1 महीने की बात देख लीजिए साहब, क्या आपको गौरक्षक दस्तों की कोई खबर सुनने को मिली है? क्या कहीं से कोई हिंदू बनाम मुसलमान की कोई बात निकल कर आई है? नूह जैसे संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं आई है ना। इसलिए क्योंकि अब राजनेताओं को समझ में आ गया है कि ये जो बंटवारे की राजनीति होती है और उस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। बड़ा जबरदस्त डिस्ट्रेस है, लोग परेशान हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहा, नौजवान काम नहीं कर पा रहा, कीमतें आसमान छू रही हैं, सरकार पर विश्वास नहीं है। कुल मिलाकर लोग एकदम विश्वासहीन हो चुके हैं, न किसी राजनीतिक दल पर भरोसा कर पा रहे हैं और न किसी के वायदे को समझ पा रहे हैं। क्योंकि हर कोई, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, सेम वाइन अंडर अ डिफरेंट लेबल। तो इंसेंटिवाइज्ड पॉलिटिकल प्रोमिसेस सब करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है साहब, कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, कोई एक अच्छी जिंदगी कैसे मिलेगी हरियाणा के नागरिकों को, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। हरियाणा 2.0 की आज जरूरत है। जो 80 के दशक का हरियाणा था, उसे री इन्वेंट करने की जरूरत है। हरियाणा 2.0 की जरूरत है, जो आज से 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आज कोई नहीं बात कर रहा। हरित क्रांति 2.0 की जरूरत है साहब, कोई सोच भी नहीं रहा है। एसएमई के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और पार्क्स हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वहां पर आज कोई काम नहीं कर रहा है। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से एसएमई सेक्टर की जो कमर टूटी, वो आज भी चटकी ही हुई है। नौकरी करने के लिए लोग हैं, काम नहीं है। बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, गुरुग्राम जैसे, लेकिन ऐसे शहर हैं जहां पर सैनिटरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है साहब। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? लोग चंडीगढ़ जैसे एक व्यवस्थित शहर की उम्मीद लगाते हैं हरियाणा में। काउ प्रोटेक्शन या गौरक्षा किसी की हॉबी हो सकती है, किसी की विचार हो सकते हैं, लेकिन वो किसी को नौकरी नहीं दे सकता। आज कोई क्यों नहीं इस बारे में बात कर रहा कि हरियाणा का किसान जो पहले इतनी मेहनत करता था, फसलें उगाता था, शाम में शांति से बैठकर दूध में हल्की सी चाय डालकर ताऊ एक दूसरे से बातचीत करते थे और कह रहे ताऊ कहा करते थे, वो कहां गया, वो दिन कहां है? इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आज हरियाणा को अगर मतदान करना है तो हरियाणा को उम्मीद के लिए मतदान करना चाहिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए मतदान करना चाहिए, एक सोच के लिए मतदान करना चाहिए। जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकना अपने आप में काफी नहीं है। नई सरकार क्या लेकर आएगी, उसके वायदे क्या हैं, यह जानना बहुत जरूरी है और उसके आधार पर नई सरकार को चुनना चाहिए। क्या हरियाणा तैयार है? और क्या हमारे देश के राजनीतिक दल तैयार है?